प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ और मेरे साथ आरिफ निज़ामी साहब मौजूद हैं। निज़ामी साहब, सबसे पहले तो मैं नवाज शरीफ साहब की रिहाई के हवाले से, पैरोल पर उनकी रिहाई अमल में आ गई, उस पर बात करना चाहूँगा। और बॉडी को लेने के लिए जो है वो शहबाज शरीफ साहब वहाँ जा चुके हैं और वो वापस आएगी। तो 3 दिन की 12 घंटे की इब्तदाई और फिर 3 दिन की उसमें ये भी एक्सटेंड हो जाएगी, मेरा ख्याल से इम्कान यही है, कुछ 5 दिन तक जा सकती है यकीनन, क्योंकि वो ऐसे होगा ना कि मेरे ख्याल से अगर वो आते हैं, जो शेड्यूल है, शहबाज शरीफ सब लंदन पहुंच गए हैं, वो मेरी उनसे बात भी हुई है, वो जुमे को जो मैयत है उसके साथ तशरीफ़ लाएंगे। PI की फ़्लाइट जो चलती है वहाँ से जुमेरात की शाम को जी, तो वहाँ की शाम, हाँ वहाँ की शाम, तो जुमातुल मुबारक को सुबह सुबह पहुँचेगी यहाँ जो है मैयत जो है। तो उसी दिन बाद नमाज जुमा ये इम्कान है कि उनकी तदफीन हो जाएगी जी। तो ये बात तो अब तय है कि उनकी टाइमिंग क्या है, लेकिन अगर उसके बाद रस्म कुल रखी जाती है तो इसका मकसद तो ये हो रहा है कि सैटरडे तक, तो अगर सैटरडे को रखते हैं या संडे को तो ये अमल तो होगा ना थोड़ा सा लंबा। और मेरा ख्याल है इसमें कोई रिलक्टेंट दिखाई नहीं दे रही वैसे हुकूमत जो है वो इमरान खान साहब ने खुद कह दिया था कि जी कानून अगर उनको इजाज़त देता है तो उनको इजाज़त देनी चाहिए। और वैसे भी हुकूमत को लगता नहीं है कि ऐसे कोई मसला होगा अगर एक दिन की बजाय होना चाहिए, लेकिन एक कुछ थोड़ी सी मुझे थोड़ी देरी नज़र आई कि जी 3 कमरों को अगर ये सही है कि सब जेल करार दे दिया गया और मियाँ नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी और गालबन कैप्टन सरवत सफदर तीनों की मूवमेंट उन 3 कमरों तक रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है, तो क्या ज़रूरत है दूध में मेहंदियाँ डालने की। ये जब ये उस्मान बुज़दार साहब से आज सवाल हुआ है तो उसमें उन्होंने कहा कि नहीं ये बात गलत है, उनको कोई सब जेल नहीं करार दिया गया, ना उनकी को रिस्ट्रिक्ट किया गया। हाँ अलबत्ता वो कस्टडी में है, वहाँ पर नफरी लगाई गई है। एक तो कस्टडी में का मतलब है कि जाती उम्र के इर्द लगाएगी, एक ये है कि वो 3 कमरों के, दे आर 2 डिफरेंट थिंग्स। तो ये एक और चीज़ जो है ना, आपने देखा होगा कि एक तो हुक्मरान जो हैं बढ़ा भी देते हैं कुछ ज़ेब दास्तां के लिए, और अक्सर मैंने देखा है कि गलत बयानी भी करते हैं। अभी हम आगे आएंगे तो उसके बारे में मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। एक हमारा ताज़ा शिकार हुआ है अच्छा, लेकिन उससे पहले नवाज शरीफ साहब की तबीयत के बारे में भी खबरें थीं कि उनकी तबीयत नासाज हो गई और आज उन्होंने मुलाकात भी उन्होंने किसी से नहीं की, उनके बजाय फिर हमजा शहबाज वगैरह और ख़वातीन से मरियम मिल रही हैं अफसोस के लिए। एक तो ये है कि ना ये बहरहाल वो एक पॉपुलर लीडर तो है ना अपनी जमात के और अपने सपोर्टर्स के लिए, दूसरी बड़ी सियासी जमात भी हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो जोग दर जोग लोग तो पहुंच गए होंगे वहाँ। जी जी। तो मेरा ख्याल है जब इंसान उस सिचुएशन में जो मियाँ नवाज शरीफ हैं तो मतलब वो अपसेट भी होंगे, डिप्रेस्ड भी होंगे। सही है। और सेहत के मामले में भी वो हार्ट पेशेंट भी हैं, गाउट भी है, शुगर भी है, और ज़ाहिर है फिर एक सदमे की कैफियत भी तो है ना ये वाली। वो तो एक सेहतमंद आदमी की भी तबीयत ख़राब हो जाती है इतना बड़ा सदमा झेलते हुए। जावेद हाशमी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। जावेद हाशमी साहब सीनियर सियासतदान है। मैं आपको हाशमी साहब खुशामदीद कहूँगा प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम जावेद हाशमी साहब। मेहरबानी। बड़ा अफसोस हुआ आपका, तो बड़ा आपकी क्लास फेलो भी थी मरहुमा, और गालबन वो आपके पास तशरीफ़ भी लाई थी कि आप पार्टी ना छोड़ें, तो आपके लिए तो एक सियासी तो इसका पहलू है ही आपका, तो वो जो भी है मियाँ नवाज शरीफ की वजह से, लेकिन एक ज़ाती तौर पे भी आप लॉस महसूस करते होंगे। लेकिन जावेद हाशमी साहब ये बताइए कि इस वाक़े की कोई अगर कोई है अफसोसनाक जो ये सान्या हुआ है शरीफ फैमिली के साथ, इसके कोई सियासी बरक़ात भी हैं आपके नज़दीक? इसमें निज़ामी साहब यकीनन वैसे तो अपनी हैसियत में भी उनकी कई पहलू थे जो असरअंदाज होंगे फैमिली के मामलात पे, लेकिन इससे हट के भी एक पूरा उनके लिए बहुत बड़ा नाम था। फैमिली को के लिए हमेशा वो सपोर्ट देती थी, हर मुश्किल वक्त में फैमिली के लिए बड़ी ताकतवर आवाज़ बनती थी। आरिफ साहब, ये कोई मामूली बात तो थी नहीं, ज़ाती तौर पे तो सही बात है कि मेरी बहन थी, मैं मुल्तान
बार आ गई मेरे घर पे, यहाँ पे हम जाते रहे उनके साथ, बहुत लंबे सफ़र किए, चागी का, बलूचिस्तान का, बैरून मुल्क, अंदरून मुल्क। तो एक हम जैसे लोगों का भी एक किस्म का ज़िंदगी का बाप थी। तो वो अपनी पार्टी के लिए, ख़ास तौर पर ये मरियम के लिए भी मियां नवाज शरीफ को उन्होंने लाड और नेम के साथ दिया हर दुख सुख में। और जब ज़रूरत पड़ी आगे आ गई। जब मियां नवाज शरीफ ने कहा कि आप दीवारों के अंदर बैठ जाएं, तो उनको कोई तकलीफ नहीं थी। वो समझती थी मेरा पहला रोल और आखिरी रोल मियां नवाज शरीफ को की खिदमत करना है। मेरे मजाजी खुदा हैं, और अगर वो कहते हैं तुम नहीं हो तो वो नहीं है। ये अजीब व गरीब किस्म की खातून थी। यकीनन उनकी फैमिली पर भी इसके जो कई पहलुओं से वो असरअंदाज होगी, और उन फैमिली की सियासत के लिए भी और मुआशरत के लिए भी यकीनन दबाव बहुत सारी चीज़ों पे बढ़ेगा। जावेद हाशमी साहब, वैसे भी वो जो सपोर्ट सिस्टम है ना शरीफ फैमिली का, मुझे मालूम है वो वालिद साहब के इंतकाल के बाद उन्होंने काफ़ी कुछ संभाला हुआ था। अब वो प्रेशर भी मियाँ साहब पे पड़ जाएगा डायरेक्टली, और वो भी इस वक्त पाबंद सलासिल हैं, तो वो एक गैप तो यकीनन है। जावेद हाशमी साहब, मैं आपकी जो मियाँ नवाज शरीफ से तल्लक रहा है, आपको याद है जब आप जेल से रिहा हुए तो आप तशरीफ़ लाए दफ्तर नवाब वक्त में, तो उस वक्त काफ़ी आप बिटर थे कि मियाँ नवाज शरीफ ने आपकी खबरगिरी नहीं की, पूछा नहीं जेल में, और फिर आप बिलाकर आपने नाराज़गी में पार्टी छोड़ भी दी और कलसूम आपको बनाने भी आई। तो अब तो ये तो सारा कुछ अब माजी का किस्सा बन चुका है। अब तो आप लगता है कि दोबारा फैमिली के साथ उसी तरह घुल मिल गए। देखिए, बात यह है कि वो मेरे इख्तलाफात छोटे मोटे तो होते हैं, लेकिन मैं कभी अपनी बिटरनेस का इजहार पब्लिकली कभी किया भी नहीं था। ये ज़रूर था कि मैं, और उसका इजहार मैंने मियाँ साहब से भी किया, किताबों में भी किया, पब्लिकली भी किया। एक थोड़े बहुत चीज़ें चलती रहती थी, लेकिन कोई इतना बड़ा मियाँ साहब के तरफ से मुझे कोई वो नो लिफ्ट वाला मसला नहीं था। जब मैं जेल में रहा था कि उनके घर से खाना आता था, इतना खाना ऐसे आता था कि कुलसूम बीबी और मियाँ नवाज शरीफ बाकायदा रोज़ाना का मीनियो सुबह पे बैठ के तय करते थे जिद्दा में, और वो खाना मुझे जेल में मिलता था। वो इस तरह के गिले नहीं थे, इस तरह की बिटरनेस नहीं थी। वो सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए अब हाशमी साहब कि आज आप जाती उम्रा गए वहाँ पर ज़ाहिर अफसोस के लिए, तो क्या मुलाकात हो पाई आपकी नवाज शरीफ साहब से? नहीं, आज बिल्कुल नहीं हुई। देखिए, मियाँ साहब का वो बाहर भी नहीं आए, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। और अभी जैसे आरिफ साहब कह रहे थे कि मियाँ साहब के ऊपर मैं समझता हूँ ज़ाती हैसियत से उनको बहुत ज़्यादा ऐसा सदमा है जिसके लिए वो शायद अजहार तो पहले भी नहीं करते चीज़ों का, लेकिन इस वक्त उनको ऐसे महसूस होता होगा जैसे उनका एक हिस्सा ख़त्म हो गया है। वो हर ये हम कह रहे हैं ना कि आप अगर फ़र्ज़ करें उनकी 69-70 साल उम्र है, तो वो जो इस तरीके का कैदी होता है वो तो पेशेंट होता है, ज़िंदगी का बार का पेशेंट होता है। हम समझते हैं कि जेल में सब लोगों ने जेलें काटी, लेकिन मियाँ साहब जिस उम्र में जेल काट रहे हैं, जिस हिम्मत से हम जाते हैं, हमसे मिलते हैं, बातें होती हैं, वहाँ पे बेटी भी हैं, और मरियम जो है वो मुझे उसकी मेहरबानी है कि मुझे कहती है कि अंकल आप हमारी फैमिली हैं, हम आपकी फैमिली हैं, और आप सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है फॉर। अच्छा हाशमी साहब, कोई इस तरह का माहौल था वहाँ पर के तीनों को अलग अलग कमरे में, वहाँ पर घर में भी एक तरह नहीं, वो 3 कमरों को जो सब जेल करार दिया गया, ऐसी बात है ये अभी तक सही है गलत है ये? जी देखिए, मैं तो अंदर गया नहीं, लेकिन आरिफ साहब आप मेरी बेटी की शादी में आप मेहरबानी की थी, आप तशरीफ लाए थे। ये पेरोल के बाद
उसको कन्फाइन नहीं किया जा सकता। ये कोई कमरे बना भी लेंगे तो वो टूट जाते हैं। ये ऐसे हुकूमतों के लोगों की बातें होती हैं। जितने ये जाते हैं कैदी अपने घरों में, वो अगर अखलाकी कैदी भी होते हैं तो वहाँ भी वो अपने लोगों से मिलते हैं। ये यहाँ पे ज़्यादा सख्ती कर रहे हैं, ये चूँकि शाह से ज़्यादा वफादारी करती है हमारी ब्यूरोक्रेसी, लेकिन वरना उनको वहाँ पे आज़ादी होती है। और मैं और भी अर्ज़ करूँ, ये बल्कि उस कैदी पे होता है। वो तो वापस मैं अगर ना आता तो मुझे कोई वापस लेने के लिए नहीं गया था, कोई नहीं जाता। वो उठ के कहता है कि मुझे क्यों नहीं ले जाते। तो ये बातें मैंने कोई नहीं देखी कमरों के अंदर। मैंने देखा ही नहीं आज उन्हें, कहाँ उन्हें रखा गया है, कहाँ वो मौजूद है। पब्लिक जो उनका एक बाहर पब्लिक की जगह है, वहाँ सारी दुनिया आ रही थी, कोई वहाँ तो रुकावट नहीं थी, लेकिन वहाँ पे वो कैदी नहीं थे। ठीक है, अच्छा अब वहाँ की ज़रूरत नहीं थी कि वहाँ कोई। सही। अब हाशमी साहब एक सवाल मैं करना चाहता हूँ जो कि निज़ामी साहब ने शुरू में किया था, मैं उसके साथ मिलाकर करना चाहता हूँ। उन्होंने आपसे, निज़ामी साहब ने पूछा था कि इसके पॉलिटिकल मुहर्रिकात आप क्या देखते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा इसको मिला करके, अब कुलसूम बीबी खैर वैसे तो 1 साल से अलील थी, लेकिन उससे पहले उनका बड़ा एक सियासी किरदार रहा है नवाज शरीफ साहब की। तक अभी 120 का इलेक्शन उन्होंने लड़ा, लेकिन लड़ा उनकी बेटी ने लड़ा। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि मियाँ साहब जो हैं वो हैं जेल में, कुलसूम बीबी को अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और जवाहर रहमत में जगह दे। आप अब क्या पार्टी को क्या देखते हैं, किस तरह से देखते हैं? उनकी जो एक किस्म की जानशीन है, हाँ, वो भी जेल में मरियम जो है। तो आप शहबाज शरीफ साहब पर जो जिम्मेदारी अदा करते हुए आप देख रहे हैं, वो किस तरह से निभा रहे हैं, और आप उनकी क़यादत पे पार्टी का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? देखिए, इनमें से हर एक आदमी अहम है। आप लोग समझते हैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में कोई फ़र्क है, मैं नहीं समझता। ये एक सोच रखते रहे हैं सारी ज़िंदगी, एक ही सोच रखते हैं। अब उसमें जहाँ तक शहबाज शरीफ का ताल्लुक़ है, उनका उस अंदाज से अपना मजाज होता है। उनका मजाज जो है वो और तरीके के पॉलिटिशियन का भी है, और तरीके के एडमिनिस्ट्रेटर का भी है। मियाँ नवाज शरीफ की जो ग्रिप या मोहब्बत है पार्टी के आम कारकुन के लिए जो फील करता है, उसको मियाँ नवाज शरीफ साहब उसको लेके चलना है, उस हिम्मत को। तो मैं समझता हूँ कि ये शहबाज शरीफ साहब बड़े अच्छे तरीके से असम्बली के अंदर, हिज़्ब इख्तिलाफ के अंदर, फिर अपनी फैमिली के अंदर बहुत सी चीज़ों को जब जिम्मेदारियाँ आती हैं तो वो फिर आदमी उसके मुताबिक ढल जाता है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा एसेट है शहबाज शरीफ भी। उससे इख्तिलाफ का हो सकता है, मैंने रहा किया था पार्टी के अंदर रह के, शायद उनसे मैं ज़्यादा करता था इख्तिलाफ तो, लेकिन इसके बावजूद जब जिम्मेदारी पूरी पार्टी की, घर के बड़े की पड़ती है, तो फिर वो एक और मंजर पेश होता है। अब वो पार्टी के लिए शहबाज शरीफ एसेट है, फैमिली के लिए भी एसेट है, पार्टी के लिए भी, और उनको ज़्यादा हिम्मत के साथ लोगों के जज्बात का, सोच का, उसका वो कंट्रोल करके और आगे चलाना होगा। ये उनकी जिम्मेदारी है। या कोई मजाज में कुछ ना भी हो तो मजाज में ये ढालना पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। हाशमी साहब एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर चंद मिनट आपसे और लेंगे, कुछ और बातें आपसे करेंगे। एक मुख्तसर ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। जावेद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाशमी साहब, निज़ामी साहब का एक सवाल है आपसे। अच्छा हाशमी साहब, ये बताइए कि अब ये तो एक सूरत हाल ऐसी है ना कि अभी भी गुंजाइश बड़ी मुश्किल से मियाँ नवाज शरीफ को मिली है कि वो मशरूत रहाई पे तशरीफ़ लाएँ अपने गम की वजह से और जनाजा में शिरकत की वजह से आखिरी रसूमात में। लेकिन आप लॉन्ग टर्म, ये लीगली स्पीकिंग, मियाँ नवाज शरीफ का क्या मुस्तकबिल देखते हैं? क्योंकि उससे सियासी मुस्तकबिल मुंसलिक है कि अब अभी 2 और रेफरेंसेस उनके ख़िलाफ़
चल रहे हैं उनको भी फास्ट ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। फिर ये उनकी एक बेल का भी मामला चल रहा है पिछली में अपील के, उसमें भी काफ़ी कानूनी सुकम सामने आए हैं। तो ओवरऑल पिक्चर में आप ये मियां नवाज शरीफ का जिस तरह आज एक दिलचस्प चीज़ें हुई है कि इलेक्शन कमीशन ने PMLN का नाम जो है उसके बारे में जो PTI के कुछ रहनुमाओं की पुरानी पटिशन थी जो इलेक्शन से पहले की थी, मतलब है कि जी आप ये जो N है ये इस्तेमाल नहीं कर सकते, उन्होंने कहा नहीं N रहेगा। तो N ही नवाज शरीफ है, बाकी पार्टियों का भी ये हाल है। तो ये आप किस तरह इस रोल को देख रहे हैं आइंदा चंद महीनों में या इवन सालों में? आरिफ साहब, जो आप भी बड़े सगीर की सारी सियासी जिद्दोजहद और पॉलिटिकल जो हिस्ट्री है उसको आप जानते हैं। आप हमारी जो हाजिर सियासत है उसको भी अच्छी तरह जानते हैं, तमाम पार्टियों पर आपकी भी नज़र है। बात यह है कि ये जो तरीके किए भी जाए, आप देखना भुट्टो को तो फांसी दे दी गई, और अजीब बात है कि मैं तो वो वहाँ पे उनकी बेटी को उनकी शक्ल भी नहीं देखने दी गई। तो सियासत में ये इशू नहीं होता कि नवाज शरीफ का वजूद क्या करेगा या क्या नहीं करेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ थोड़ा सा मुख्तलिफ लीडर निकला है जो 3 दफ़ा इस मुल्क का वज़ीर आज़म रहा है, और अब भी वो बीमारियों की भी अगर से आमाजगाह भी हो उसके पास बैठे हों, तो जितना हिम्मत और हौसले के साथ जेल में के अंदर वो बैठा है वो बहुत सारे लोगों के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। और वे इस वजह से वो जो फ्यूचर की जैसे आप फरमा रहे हैं, मुस्लिम लीग नून तो ख़त्म नहीं हो सकती, एक तयशुदा बात है, और अगर इसको और इससे ज़्यादा करेंगे, मैं समझता हूँ पहले बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपोज हुई हैं, बहुत सारे फैक्टर, बहुत सारे अदारे एक्सपोज हुए हैं। आप गली बाज़ार में पूछे लोगों को, वो एक्सपोज्ड हैं। तो इसलिए इससे ज़्यादा हम अगर एक्सपोज करेंगे अपने अदारों को किसी को ख़त्म करने के लिए, तो फिर उनकी अपनी हैसियत और पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगा, पाकिस्तान के वजूद के लिए नुकसानदेह होगा। तो इसलिए नवाज शरीफ साहब का ये जो फैक्टर है पार्टी के अंदर बाहर, वो एक बिल्कुल फादरली फिगर बनते जा रहे हैं, फादरली फिगर, और वो रहेगा, बड़ी शिद्दत के साथ रहेगा। उसको मैं समझता हूँ कि इसको मियां नवाज शरीफ की बात ही छोड़ दें, हमारी सियासत को अगर बहुत ज़्यादा उसको हमने लाठी के साथ चलाना चाहा या लाठी का सहारे पे चलना चाहा, हमारी जमहूरियतों ने, हमारी पार्लियामेंटों ने जो हमारे ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनको तस्लीम ना किया गया, तो बहुत नुकसानदेह होगा। बलूचिस्तान में नुकसानदेह होगा, हत्ता कि कराची में नुकसानदेह होगा, वो पंजाब में, अब वो पंजाब में भी वो नुकसानदेह होगा। इसलिए अब हमें सियासत को आज़ाद करना पड़ेगा, वोट को आज़ाद करना पड़ेगा, जो फैसला करना चाहेगा उसको करने दिया जाएगा, और ये फैक्टर आएगा तो नवाज शरीफ की अहमियत हर रोज़ बढ़ती जाएगी। जावेद साहब, मैं आपको आपकी तरफ लाना चाहता हूँ। आपको पता है कि आपका, जैसे आपने कहा, हमारे ख़ानदान से बड़ा गहरा तल्लुक़ है। यौम हमीद निज़ामी मुल्तान में आपने बड़ी सख्त तकरीर की मुशर्रफ के दौर में, और मजीद निज़ामी मरहूम ने आपको कहा कि जावेद हाशमी साहब तुसी अंदर हो जाओगे, तो आप फिर अंदर हो भी गए। फिर आपने किताब भी लिखी, हाँ मैं बागी हूँ। आपको कोई रिग्रेट है जो आपने ज़िंदगी का एक हिस्सा, आपको उसके बाद स्ट्रोक भी हुआ, कि ये आपके ऊपर खासा इसका सेहत पे भी असर हुआ और ज़हनी तौर पे भी ज़रूर आपको इसकी एक गज़न तो पहुंची? तो क्या आप समझते हैं कि ये साल आपके ज़ाया गए या आपने बहुत कंट्रीब्यूट किया जमहूरियत की तरफ? देखिए, हमीद निज़ामी साहब हमारे लिए बिल्कुल अदारा थे। वो वहाँ से उठ के मेरे घर पे आए और घर पे मुझे कहा कि ये आसान काम नहीं है और सोच के बात करें, क्योंकि आप
सीधा जेल जाएंगे। तो मैंने अर्ज़ किया था निज़ामी साहब से भी, आप दोस्तों से भी कहता रहता हूँ, क्योंकि मेरा एक रास्ता बिल्कुल डिफरेंट है। मैं कोई रिग्रेट की बजाय, मैं यकीन मानिए आज भी किसी मरहले पर भी ना मुझे कोई पार्लियामेंट में सीट चाहिए। मैं 11 दफ़ा मैंने बन बैठा हूँ, जो ना मेरा बाप एमएलए था ना दादा था। 11 हलकों से और कौन जीता है? मेरी आवाज़ में कमज़ोरी आई या ताकत आई? मैं तो वोट की आज़ादी के हक की जंग लड़ रहा हूँ, वो अपने नहीं लड़ रहा, वो अपने मुल्क के लिए लड़ रहा हूँ। ठीक है हाशमी साहब, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ एक ही चीज़ें हैं। सवाल मेरा आपसे ये है कि आपके ख्याल में क्या ये रियलाइजेशन जेल में बैठे हुए नवाज शरीफ साहब और मरियम साहबा को नहीं हो रही होगी कि जो नारा हम लगा रहे थे वो नारा शहबाज शरीफ नहीं लगा रहे, और हमारी रिहाई के लिए जितनी एफर्ट शहबाज शरीफ को करनी चाहिए थी वो नहीं कर रहे, या जितनी ज़ोरदार आवाज़ उन्हें बुलंद करनी चाहिए थी, या जिस तरह की तहरीक उन्हें चलानी चाहिए थी वो नहीं चला रहे या चला पा रहे? और क्या ये उनके जहन में बात है कि ये जो कुछ हो रहा है अब उनके जेल जाने के बाद, इसमें शहबाज शरीफ साहब की कमज़ोरी का हाथ है? क्या आपके ख्याल में ये नहीं जेल के अंदर बैठे हुए दोनों अफराद के जहन में ये बात नहीं होगी? क्योंकि नारा डिफरेंट है, हिकमत अमली मुख्तलिफ है और सियासत का अंदाज मुख्तलिफ है दोनों भाइयों का। देखिए, मैंने कभी भी उनके जहन के अंदर तो मैंने कोई घुस के तो देखा नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ से जो उनके मौके आए हैं, मसलन पहली बात थी कि लाहौर की सड़कों पे मियां नवाज शरीफ की इस्तकबाल के लिए ज़्यादा लोग होते, लेकिन उसके ऊपर भी दो राय थी कि आगे इलेक्शन आ रहा है, हमने आज जंग शुरू कर देनी है, उस पार्लियामेंट के इलेक्शन की तरफ नहीं जाना। मैं समझता हूँ वो भी उन्होंने एक मंसूबाबंदी के तहत कि हम ताकत का मुजाहरा भी करें, और यकीन मानिए वो बहुत बड़ा मुजाहरा था एक दिन के नोटिस पे। बाकी मामलात में भी वो पार्लियामेंट की ताकत को भी इस्तेमाल करेंगे। अभी सड़कों पे आने के लिए जब मरहला शायद अभी आ जाए ना आए, तो उसके लिए ये मंसूबाबंदी से सड़कों पे फौरन कोई नहीं आता कि वो उठ के कहें कि हम मियां नवाज शरीफ को निकालने के लिए जेल के बाहर आके हम नारे लगा रहे हैं। ये मैंने मियां नवाज शरीफ के अंदर कभी बेसब्री पूरी ज़िंदगी में नहीं पाई। बहुत शुक्रिया जावेद हाशमी साहब, प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू। एक चीज़ जो मैं निज़ामी साहब इसको गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए, वैसे हाशमी साहब बड़े उसूल पसंद सियासतदान हैं, लेकिन मैं पहले आपको कुछ मसलहत जो आपने हाशमी साहब से सवाल किया वो आप मुझसे करें। मैं वही आपसे करने वाला था इत्तेफाक से। क्या? ये जो आखिरी सवाल मैंने किया है, आप शायद कुछ और कह रहे हो, मगर मैं ये कह रहा हूँ हाँ कि जी मैं आपको एक इंफॉर्मेशन के तौर पे कह रहा हूँ जो मेरे पास है जी, कि ये जो है ना ये तासर कि शहबाज शरीफ अलग हैं और नवाज शरीफ अलग हैं, अप्रोच इनकी फ़र्क है। ठीक, यानी एक बहुत रेडिकल है, जीटी रूट का रूट ले रहा है, दूसरा जो है वो मोटरवे का रूट है, यही फ़र्क है ना। मैं एक सिंबॉलिकली बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक। लेकिन शहबाज शरीफ साहब पे बड़ा दबाव पड़ा ये हालिया एक साल के दौरान। मैं बता रहा हूँ आपको कि जी आप के लिए साहब हाजिर है, नवाज शरीफ को टच कर दें आप। उन्होंने कहा मेरा अपना ये नज़रिया है कि मैं उनसे बहुत इख्तलाफ भी करता हूँ, लेकिन ये मेरी सियासत नवाज शरीफ के साथ ही है, मेरा इश्तराक भी नवाज शरीफ के साथ है, और अगर मैं उनकी पीठ में छुरा घोंपूँगा तो मेरा ये ख़त्म हो जाएगा। उनको पता है कि उनकी सपोर्ट बेस कितनी है। तो ये जो आप बात कर रहे थे ना सारी, जावेद हाशमी साहब से पूछ रहे थे, इसके बावजूद ये जैसे मुशर्रफ ने मुझे एक दफ़ा कहा था कि ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ गुड कॉप बैड कॉप हैं, एक ही थैली के छठे बट्टे हैं, ये उनके लफ्ज़ थे, मेरे नहीं। तो मैं आज भी यही समझता हूँ। अब आज भी वही गए ना बॉडी रिसीव करने के लिए और यहाँ आने के लिए। तो मकसद है कि ऐसा तो नहीं है कि दोनों में कोई ये ज़रा थोड़ा सा एग्जैजरेटेड है जो इख्तलाफ वाला मामला है। मियां नवाज शरीफ उन पर कामिल एतमाद भी करते हैं एक तरफ, ये उनको पता है कि वो छुरा नहीं घूमेगा। उनका एक जो फैमिली का वैल्यू सिस्टम है वो उसमें जो लॉयल्टी है उसमें वो
और पॉलिटिकली स्पीकिंग भी जो मैं बात कर रहा हूँ ना, अगर वो कभी उनको खुदा ना खास्ता टेम्पटेशन भी हो तो मुझे भी पता और आपको भी पता कि वो ज़ीरो हो जाएंगे। कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो है पार्टी का, वो इस वक्त प्रेसिडेंट के हाथ में है या कायद के हाथ में है? देखिए ना, ये तो वही है कि कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो है, जिस तरह पीटीआई का किसके हाथ में है? इमरान खान के हाथ में। इमरान खान के हाथ में। पीएम इसका पीपीपी का किसके हाथ में है? जरदारी साहब के हाथ में। इधर फ़र्क ये है कि कमांड एंड कंट्रोल यकीनन जिनका हक में आज फैसला हुआ है एन के हाथ में, एन फॉर नवाज। कमांड होगी, कंट्रोल शहबाज शरीफ के हाथ में। उसकी वजह और कुछ नहीं, लॉजिस्टिक के लिए भी कोर्ट लखपत जेल में, सॉरी ये अडयाला जेल में बैठ के, जहाँ आपकी जुमे के जुमे या जुमेरात के जुमेरात या इन दिस केस मुलाकात होती है, पार्टी जेल में रह के पार्टी को चलाना मुश्किल है। लेकिन जो बुनियादी फैसले हैं वो यकीनन अभी भी नवाज शरीफ करते हैं, और ऐसा ही होना चाहिए। देखिए ना, और ये भी बात याद रखें आप कि वोट नवाज शरीफ के नाम पे पड़ते हैं, नून के नाम पे, शहबाज शरीफ के नाम पे भी पड़ते हैं, लेकिन उस तरह नहीं कि आप पंजाब में शहबाज शरीफ का वोट बैंक भी है। वो है, लेकिन अर्बन एरियाज में वो जो ओवरऑल एक करिश्माती शख्सियत है, वो भी नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ साहब की नहीं है। बिल्कुल ठीक है, चलें एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं निज़ाम साहब। ब्रेक, एक तो रिपोर्ट पेश की गई है डीपीओ पाकपतन तबादले वाले मामले में, आईजी ने रिपोर्ट पेश की है। एक तो उस पर कुछ बात करते हैं, पंजाब कबीना में कुछ तोसी हुई है उस पर बात करते हैं, कुछ एक दो और मौज़ूआत हैं। तो एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद प्रोग्राम में। कल फवाद चौधरी साहब वज़ीर इत्तलात हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। उनसे हमने एक सवाल किया कि गैस की कीमतों का फ़ैसला आपने किया और फिर वापस हो गया। उन्होंने कहा नहीं, इस तरह का तो कोई फ़ैसला हुआ नहीं, ना ऐलान किया गया। तो मैंने उनसे सवाल किया था कि आपने ऐलान तो नहीं किया लेकिन फ़ैसला तो हुआ था जिसके लिए आपने इसको बाद में मौखर किया। तो उन्होंने कहा नहीं, कोई फ़ैसला भी नहीं हुआ था। अब कुछ दिन पहले उन्होंने जो बयान दिया था वो ज़रा पहले सुन लीजिए, कल हमारे प्रोग्राम में क्या बात हुई थी ये सुन लीजिए। उन्होंने कुछ फिर मीडिया को भी बुरा भला कहा था। जी हाँ, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या आप खुद एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उससे कि क्या एक्चुअली मामला क्या है। आप ज़रा सुन लीजिए, फिर हम इस पर कुछ बात करते हैं। आज हमने ये फैसला किया कि गैस की कीमतों में इजाफा जो है उसको फ़िलहाल पेंडिंग कर दिया जाए, उसमें इजाफा नहीं किया जा रहा। आपके जो स्टेटमेंट पे आया क्लैरिफिकेशन के लिए, आपने कहा कि अभी 46% की जो का इजाफा है उसको अभी हमने ना करने का कुछ अर्से तक फैसला किया है या उसको पेंडिंग कर दिया, गालिबन इस तरह की आपने स्टेटमेंट दी। इसका मतलब फैसला हुआ तो था, ऐलान नहीं हुआ था, शायद आप ये कह रहे थे। पहली बात तो यह है कि ऐसा कभी कोई फ़ैसला नहीं हुआ था, और आप दोबारा आप जो है वो अपनी अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा फैसला हुकूमत की तरफ से नहीं हुआ। अगर मीडिया में बैठ के किसी ने कर लिया हो, खबर हुई ना, सोशल मीडिया पे बैठ के किसी ने कर लिया हो, तो जाहिर है उसका मुझे नहीं पता। अगर आप सोर्स बता देंगे किसने फ़ैसला किया, कहाँ किया और कब उसका ऐलान हुआ, फिर ही मैं जवाब दे सकूँगा। एक तो मीडिया से हुकूमतें नाराज़ रहती हैं। अब इसमें जो पहले हमने परसों वाली स्टेटमेंट निज़ामी साहब दिखाई है उसमें फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जी हम इसको पेंडिंग कर रहे हैं फैसला। लेकिन ये बात यह है कि वो अंग्रेजी में कहते हैं, एक मुहावरा होता है, ब्लेम इट ऑन द मीडिया। जब सियासतदान ने, जैसे मैंने कल उनके इस प्रोग्राम में कहा था, तो वो फिर मीडिया पर डाल देते हैं। अब एक और इसकी ताज़ा मिसाल आपने देखा, रज़ाक दाऊद साहब, 3 बंदों ने इंटरव्यू लिया। 2, एक अंग्रेज़ साउथ एशिया का इंचार्ज था उनका, एक खातून बड़ी कोनामश रिपोर्टर थी फाइनेंशियल टाइम की, और फरहान बुखारी साहब। जी जी। अब 3 आदमियों की बायलाइन से तो सियाक व सबाक से हटा के नहीं खबर दी जा सकती। इसका तो मतलब है कि तीनों बंदों ने बैठ के साजिश तैयार की और दानिस्ता तौर पर तोड़ मरोड़ किया था। लेकिन वो कहते हैं कि आपको जो है वो फाइनेंशियल टाइम की स्टोरी पे यकीन है, हमने जो तरदीद जारी की है आपको उस पर यकीन नहीं है। वो देखे ना, वो उस पर आप भरोसा, इसमें कुछ मरले होते हैं। मैं तो क्योंकि दोनों तरफ देखता रहा हूँ ना, सबसे पहले तो कहा जाता है कि जी ये खबर जो है बिल्कुल बेबुनियाद है। अगर उससे ज़्यादा सख्त कहना होता है तो कहते हैं शर्मंगेज़ है। अगर ये कहना होता है कि जी ये खबर गलत नहीं है लेकिन इसके मोरक़ात जो हैं गलत हैं, तो वो सियाक व सबाक से हटकर होती है। और अब इसमें इस एलिमेंट में आपको देखा, उन्होंने कहा कि जी ये सियाक व सबाक से हट के, और ये क्योंकि वेस्ट जो है पाकिस्तान और चाइना के तल्लुकात के ख़िलाफ़ है, इसलिए ये सारा मामला हुआ। भाई अल्लाह के बंदों अगर ख़िलाफ़ है तो ये, एक तो आप जाएँ तो आपको ये मिलेंगे नहीं जो हैं रज़ाक दाऊद साहब,
अगर सफ़ेद चमड़ी देख के फ़ौरन इंटरव्यू दे देते हैं, फिर बाद में रोते हैं। सही है। चलें, अब एक और चीज़ इससे जो जुड़ी हुई है वो ये है, या हुकूमत से चलें जुड़ी हुई है, वो ये कि मिनी बजट आ रहा है, खबर किसने कहा क्या आ रहा है? अब इस पर फवाद साहब ये ना कहें कि जी ये तो आ ही ऐसा कुछ नहीं रहा था, आपके मीडिया ने खुद ही से बनाई है। अच्छा, ये भी बात होता है निज़ामी साहब, हुकूमतों का एक तरीक़ाकार ये भी होता है कि पहले से खबर खुद से छोड़ देते हैं, ऐलान नहीं करते, फिर देखते हैं रद्दमल क्या आया और उसके बाद फैसला करते हैं करना या नहीं करना। अगर वो रद्दमल सख्त आ जाए तो हुकूमतें ये फैसला कर देती हैं कि यार इसको ना करें, और कहेंगे जी ये तो खबर ही नहीं थी, आप कहाँ से लेकर आ गए। देखिए ना, ये तो मिनी बजट है, इसके पीछे एक तो मेरा नज़दीक जो नई हुकूमत है, अब इसको 3 हफ्ते से थोड़ा सा ऊपर हुआ जी, इनको इस चिल्ड्रन से निकल जाना चाहिए कि PMLN ने क्या किया था। ये मिफ्ताह इस्माइल का बजट था ना ये जी, और मेरिट पे फैसले करने चाहिए। अब इनको हर चीज़ में PMLN की साजिश नजर आती है। CPAC में भी यही हुआ कि ये क्योंकि उन्होंने किया, इसमें बड़े पैसे खाए गए हैं, ये है वो है फलाना, फिर बाद में खुद ही देवर एम्बेरस्ड। अब इस मामले में भी ये कहा गया कि जी ये तो PMLN ने मिनी बजट दिया था, तो उन्होंने जाहिर है कि कुछ रियायत दी होंगी और हुकूमतें करती है इससे। मिनी बजट नहीं, क्या इलेक्शन प्री पोल रिगिंग का, मैं मिनी बजट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, मिनी बजट नहीं था, प्री पोल रिगिंग का। अब उसमें उन्होंने कुछ इनकम टैक्स की रियायत दी थी सैलरी क्लासेस को, अब वो वापस कहते हैं हम कर देंगे। वो भाई सोचें कि आप अगर ये कर देंगे इनकम टैक्स की रियायतें, तो इससे सैलरी क्लास हिट होगी, ऊपर से आप सब्सिडीज़ कम करने पहले वाले को वापस ले आएंगे, ड्यूटीज़ जो है, तो भैया इस बजट से जो पहले था वो उससे लेके आएंगे, तो आम आदमी जो सैलरी क्लास है वो हिट होगा ना, उसके रेट जब ऊपर चला जाएगा। इम्पोर्ट रजीम जो उसमें टैक्स इम्पोर्ट पे सरचार्ज बढ़ाएंगे, तो ये ज़रा फैसले सोच समझ के करने चाहिए। लेकिन ये मिनी बजट जो है ये कोई अच्छी चीज़ नहीं होते। ये मिनी बजट उस वक्त आते हैं जब मामला बिल्कुल पानी आ चुका हो और हमारी मईशत का यही हाल है। हुकूमत को अपने मुशावरत के अमल को ज़रा लंबा करना चाहिए और सोच समझ के फैसले करने चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो सिचुएशन है उनमें कुछ उनको एमरजेंसी मेजर्स लेने पड़ेंगे, लेकिन वो मेरिट पे लेने चाहिए, इस चीज़ पे नहीं कि यार वो फलां ने ये किया तो मैंने उसकी नफ़ी करनी है ज़रूर। ठीक है। अच्छा निज़ामी साहब, अब एक मामला है DPO पाकपतन तबादले का, उसमें IG ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है सुप्रीम कोर्ट में। उस रिपोर्ट में की ख़ास बात यह है कि उसमें रिपोर्ट में सब ने अपना काम बड़ा ज़बरदस्त तरीके से किया और उस रिपोर्ट के मुताबिक, और कोई उसमें कसूरवार नहीं है जो मुझे समझ आई है, और कोई किसी ने गलत नहीं किया, सब ने ठीक किया, सब ने अपना अपना काम सही किया है, सबकी इंटेंशंस एटलीस्ट ठीक थी। उस रिपोर्ट को पढ़ के ये लगता है कि वज़ीर आला की इंटेंशन भी ठीक थी, एहसन जमील गुजर की इंटेंशन भी ठीक थी, DPO वहाँ चले गए उनकी भी ठीक थी, IG से नहीं पूछा गया चीफ मिनिस्टर की जानिब से उनको बुलाने से पहले, तो वो भी उन्होंने भी ठीक ही किया अपने तौर पर। देखिए ये आपने तिलिस्म होशरुबा पढ़ी हुई कभी? जी, ये तिलिस्म होशरुबा है, ये रिपोर्ट नहीं है, सबको खुश करने की कोशिश की गई है। गुजर साहब जो हैं उनका कोई मतलब नहीं कि वहाँ बैठे हुए होते हैं। देखिए ना, ये जो नया पाकिस्तान है इसमें अगर वो पुराने पाकिस्तान वाली इन्फ्लुएंस पेडलिंग होनी है तो ये मतलब गलत बात है ना। और वो आपको मालूम है कि वो हमारे जो फर्स्ट लेडी उनकी सहेली के मियाँ, उनका और कोई लोकल स्टैंडा नहीं था वहाँ। लेकिन जो IG साहब ने एक बात जो कही है उससे सारा पता लगता है कि कसूर किसका है। उन्होंने कहा कि आप डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर को आप इस किस्म की चीज़ों को एंटरटेन ना किया करें, इस मकसद के लिए मैं जो हाजिर हूँ IG साहब थ्रू प्रॉपर चैनल जी। तो बहरहाल इसको मतलब है। अब रिपोर्ट में ये भी इस अज़्म का भी इजहार किया गया है कि आइंदा जो है वो चीफ मिनिस्टर नहीं बुला सकेंगे किसी भी पुलिस अफसर को। ये तो किस्सा है पारीना है ना, अब हो गया, अब देखिए आइंदा क्या होता है। सही है। और उसमें वो जो एहसन गुजर साहब के हवाले से भी अब रिपोर्ट में कहा गया कि वो इसलिए वहाँ पर मौजूद थे या ये दोनों की मुलाकात इसलिए करवाई गई थी चीफ मिनिस्टर की जानिब से कि वो एक शहरी के तौर पे थे। वो शहरी के तौर पे तो, और चीफ मिनिस्टर को चूँकि वो जिस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ पर ये नॉर्म्स चले आ रहे हैं, और ये अदालत में भी कहा गया था ये नॉर्म्स चले आ रहे हैं कि वहाँ पर दोनों फरीकों को बिठाकर सुलह करा दी जाती है, तो इसी इंटेंशन से उन्होंने ये काम किया था। प्लस इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया निज़ामी साहब कि चूंकि वहाँ पर बुलाया गया था और बड़े अच्छे माहौल में ये मीटिंग हुई, कोई दबाव डालने की DPO पर कोशिश नहीं की गई। सबसे पहले तो बात यह है कि आपने पाकिस्तान को करून गुला की तरफ लेके जाना है या मॉडर्निज्म की लेके जाना है। इट्स अ कवर अप। कवर अप।
बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब पंजाब काबीना में कुछ तोसी हुई है? वो और इसका एजुकेशन कॉलेज में आज बड़ा हंगामा हुआ है। एशियन कॉलेज में क्या हुआ है निज़ामी साहब? वो हुआ ये है कि वहाँ के प्रिंसिपल एक माइकल टॉमसन, जी जो ऑस्ट्रेलिया से हैं, ये एलीट स्कूल है, ये पूरा आधा माल रोड ही वो है, जी जी जी। उसके बारे में कोई ये नहीं पता लगा कि उसके वहाँ उसको खोल दें अवाम के लिए। हाँ जी। वहाँ कुछ और प्राइमरी स्कूल बनाए, वहाँ स्कूल बनाए, ऐसी बात नहीं, क्योंकि बड़े बड़े एलीट इंक्लूडिंग हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं पढ़े हुए हैं, जी अपोजिशन के भी तजाज़ हसन साहब भी वहीं के फारुल तालीम है। वहाँ का जो प्रिंसिपल को इसलिए किया गया कि एक साबिक MN जो हैं मोहतरमा कशवाला तारिक, उनके बेटे को उन्होंने एक्सपेल कर दिया था क्योंकि उन्होंने वहाँ कुछ लोगों की पिटाई की थी मुबैना तौर पर। अच्छा, तो इस्माइला तारिक साहब के बेटे को एक्सपेल कर दिया और एक और लड़के को। ठीक है, उस पर जनाब हंगामा खड़ा हो गया। वो अदालत में भी चली गई और इधर उधर हुआ। बिलाखिर बजाय कि इस मामले का गवर्नर सरवर साहब जो हैं को हल निकालते और वो प्रिंसिपल जिसने 1.5 साल में एशियन कॉलेज को टर्न अराउंड कर दिया, उन्होंने एशियन कॉलेज के बोर्ड को, जिसके वो खुद सरबराह हैं, बाईपास करके, प्रिंसिपल को बाईपास करके एक तहकीकाती कमेटी बना दी। अच्छा, जब प्रिंसिपल को ये पता लगा आज सुबह के यार ये कमेटी बना दी है, तो उसने रिज़ाइन कर दी। अच्छा, और जो बच्चे जिन पढ़ते हैं वहाँ, उनकी माएँ जो आज उन्होंने गवर्नर साहब हाउस के सामने जाके एहतजाज किया। अब ये गवर्नर सरवर साहब जो है नए पाकिस्तान में, पुराने पाकिस्तान वाली बातें ना करें ना, वो पुराने पाकिस्तान में कर चुके हुए हैं। अच्छा, अब आखिर में एक कुछ पंजाब काबीना में कुछ नए इजाफे हुए हैं और उसका साइज़ जो है वो रिपोर्टेडली 45 हो गया है, मुशीरों समेत कैबिनेट मेंबर्स का और जो हमारे मुशीरान हैं उनका। तो एक मैं शॉर्ट आपको सुनवाना चाहता हूँ, थोड़ा छोटा सा, वो फिर सुन लीजिए, तो इस पर मुख्तसरन आपका कमेंट। जी, ये जो पंजाब की काबीना है, जी, ये 40 रुकनियाँ, खान साहब ने 40 लोगों को बनी गाला में इंटरव्यू किया। 40 रुकनी होगी, 40 लोगों को इंटरव्यू कर लिया उन्होंने, ठीक है 23 लगाए हैं, जी, उसमें एडवाइज़र भी हैं, एक हैं, एक ने लगना, जी, बाकी जो हैं वो सदारती इंतखाबात के फ़ौरन बाद आएंगे, जिनमें इंडिपेंडेंट भी हैं। तो 40 तो हो गए। तो मेरी पेशेंट को ये ठीक साबित हुई मेरी इन्फॉर्मेशन ठीक थी। दरअसल बात यह है कि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा, इसमें कोई तजिया भी है। कितने लोगों का एडजस्ट किया हुआ है? देखिए ना, एक तो प्रॉब्लम यह है कि आपने भांत भांत की बोलियां बोलने वाले लोगों को जब इकट्ठा किया, इंडिपेंडेंट्स को, PMLQ को और आज़ाद खानदानों को, हैं जी, खानदानों को, सियासी खानदानों को, तो वो हम पीछे जा रहे हैं। रजत ये बजाय हम नए पाकिस्तान में रजत कैकरी का शिकार हैं। आपने रीजन्स चलाने हैं। रजत कैकरी का मतलब समझते ना आप? वी आर गोइंग बैकवर्ड्स, नॉट फॉरवर्ड। या तो ना कैबिनेट ऑफ एक्सेलेंस हो, बड़े बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, वो नाम ही इनको ऐसे ऐसे हैं जो कि पता लग रहा है कि यार वो पुराने फ्यूडल कल्चर के नुमाइंदे। खानदानों को एडजस्ट किया है, कोई रीजन्स को, कोई डिस्ट्रिक्ट्स को। मुझे बताएं ऑस्टेरिटी कहाँ गई? इन पे खर्चा नहीं होगा ये वजीरों के ऊपर? बिल्कुल ठीक है। और वो हम जो है, हम मीडिया वालों ने या बाकी लोगों ने एक तज्जिया किया था या तबसरा या वो करते थे कि जी ये फ़लाँ डिस्ट्रिक्ट नज़रअंदाज हो गया, फ़लाँ डिस्ट्रिक्ट से इतने लोग आ गए, तो फ़लाँ डिस्ट्रिक्ट 6 डिवीजन्स को नज़रअंदाज कर दिया। तो अब मेरा ख्याल है वो डिवीजन्स एडजस्ट हुए हैं, कोई डिस्ट्रिक्ट एडजस्ट हुए हैं। मैंने तो आपको पहले वार्न कर दिया था। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। आज का प्रोग्राम था, अपना फीडबैक दीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।